नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल थ्योरी में। हमारे अब तक इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर टोटल 8 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंतर्गत अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी के बेसिक जो लेसन थे उनको कंप्लीट किया। उसके पश्चात अपने डीसी थ्योरी, डीसी जनरेटर, एसी थ्योरी, पॉलीफेज सिस्टम, ये लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो लेसन चल रहा है अभी वो चल रहा है डीसी मोटर। उसकी अपने एक क्लास लगा चुके हैं। पहली क्लास के अंतर्गत हमने डीसी मोटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। डीसी मोटर के बारे में सबसे पहले अपनी पहली क्लास में ये सीखा था कि डीसी मोटर क्या होती है और किस प्रिंसिपल पर वो काम करती है। उसके पश्चात अपने डीसी मोटर के अंदर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा और लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार डीसी मोटर की किस प्रकार स्पीड को अपने गति की दिशा को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है उसके बारे में भी सीखा था। उसके पश्चात साथियों अपने पहली क्लास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा की थी, वो था हमारा बैक ईएमएफ। डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका क्या महत्व होता है और बैक ईएमएफ क्यों उत्पन्न होता है, बैक ईएमएफ का क्या फार्मूला होता है और एक डीसी मोटर के अंदर मैक्सिमम पावर लेने के लिए उस बैक ईएमएफ का मान कितना होना चाहिए, ये बातें अपने पहली ही क्लास के अंदर पढ़ ली थी। और जिस भी साथी ने वो पहली क्लास डीसी मोटर की नहीं देखी है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, आप पहले वो क्लास देख लीजिए। उसके बाद आज की क्लास देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। साथियों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, आप सभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आईटी इलेक्ट्रिकल बेस पर, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथी मेरे को भी बोल रहे हैं कोर्स के लिए, तो आपको जब YouTube पर एकदम फ्री के अंदर सारा कुछ समझाया जा रहा है तो क्यों कोर्स के पीछे भागना, और कोई उसका महत्व नहीं है। सारे लेसन आपको करवाए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के लगभग अपने 40% लेसनों को तो कवर कर ही लिया है और धीरे धीरे बाकी जो लेसन बचे हैं उनको भी अपने कवर कर लेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल थ्योरी यहाँ आपको मिलेगी और एक बार जब विज्ञप्ति आ जाएगी अपनी टेक्निकल हेल्पर एग्जाम की, उसके बाद से रेगुलर राजस्थान जीके की भी क्लास आपको इसी YouTube चैनल पर आपको रोजाना देखने को मिला करेगी। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि कोई भी प्रकार का आप कोर्स परचेज मत करो। आपको सारे लेसन बहुत अच्छे ढंग से बहुत ही ज्यादा डीपली मैं करवा रहा हूं, ताकि किसी भी प्रकार के आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छोड़ो ना। अगर आप पूरी क्लास को पूरे ध्यान से समझते हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम जो आता है वो लगभग उसमें बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। तो अगर आप बेसिक बहुत अच्छा अपना तैयार कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो डीसी मोटर हमारा लेसन है, उसके अंदर अपने बैक ईएमएफ की चर्चा पिछले व्याख्यान में कर ली थी। आज अपने नया बिंदु लेकर चलते हैं और वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा टॉर्क। इसे हिंदी के अंदर घुमाव बल या कई बार घुमाव शक्ति भी बोला जाता है। तो क्या होता है टॉर्क? देखो साथियों, जब कभी भी कोई भी मोटर का नाम आता है, चाहे वो डीसी की मोटर हो चाहे वो एसी की मोटर हो, तो टॉर्क का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। कि टॉर्क क्या है, ये मोटरों के अंदर इसका ज्यादा अपने को नाम सुनने को मिलता है, जनरेटर वगैरह के अंदर इसका नाम सुनने को नहीं मिलता। तो बहुत सारे साथी जो पहले भी तैयारी कर चुके हैं वो टॉर्क और स्पीड के अंदर दोनों को एक जैसे ही समझ लेते हैं और दोनों को बराबर मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, टॉर्क अलग एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट है और गति और स्पीड जो है वो अलग है। अब टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि टॉर्क एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या है। एक बार अपने डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो टॉर्क क्या होता है कि किसी भी
मोटर की शाफ्ट पर उत्पन्न घुमाव शक्ति टॉर्क कहलाती है। किसी भी मोटर की शाफ्ट पर उत्पन्न शक्ति टॉर्क कहलाती है। ये शाफ्ट के अंदर कौन सी शक्ति है, इसके बारे में हम अपनी चर्चा करते हैं साथियों। क्या होता है टॉर्क, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कोई भी मोटर है, चाहे वो एसी की है चाहे डीसी की, दोनों में सेम ही प्रिंसिपल है। कौन सी भी मोटर है उसकी जो शाफ्ट है, आउटपुट में जो अपने को जहां शाफ्ट मिलती है, जिस पर अपने कोई भी लोड लगाते हैं रोटेट करवाने के लिए, तो शाफ्ट के ऊपर कितनी पावर है जो कि उस कोई भी लगे हुए लोड को घुमा दे। एक कोई भी मोटर की शाफ्ट पर वह पावर जो कोई लोड को घुमा दे, वो घुमाव शक्ति या टॉर्क कहलाता है। तो स्पीड और टॉर्क ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे साथी टॉर्क और स्पीड को एक जैसा मान लेते हैं, जो कि गलत है। टॉर्क एक्चुअल में पावर है, एक ऐसी पावर है जो कि शाफ्ट पर अपने को मिलती है, और वो पावर काम क्या करेगी कि उस शाफ्ट पर कोई भी लोड लगा होगा उसको घुमाने का काम करेगी वह पावर। तो वह पावर कहलाती है, डीसी मोटर हो चाहे एसी मोटर हो, वह पावर कहलाती है टॉर्क। कि किसी भी मोटर की शाफ्ट पर उत्पन्न घुमाव शक्ति। काफी सारी मोटर्स हैं, उनमें ये घुमाव शक्ति किसी में ज्यादा होती है, बहुत सारी मोटरों में घुमाव शक्ति कम भी होती है। आगे अपने पढ़ेंगे एसी के सिंगल फेज की मोटर्स पढ़ेंगे, हिस्टेरिसिस मोटर पढ़ेंगे, रिलैक्टेंस मोटर पढ़ेंगे, उनमें घुमाव शक्ति शेडेड पोल मोटर पढ़ेंगे, उनमें टॉर्क जो है वो बहुत ही कम होता है। तो घुमाव शक्ति क्या है, एक ऐसा एक पावर जो कोई लोड को घुमा दे, और एक्चुअली वो पावर मिलेगा कहां आपको, वो मिलेगा आपको कोई भी मोटर की शाफ्ट के ऊपर। तो एक मोटर की शाफ्ट के ऊपर मिलने वाली वह पावर जो कोई लोड को घुमा सकती है, वह पावर टॉर्क कहलाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है टॉर्क के अंदर, कि जैसे मान लीजिए, या सबसे पहले अपने एक बार टॉर्क का फार्मूला कर लेते हैं साथियों, फार्मूला, और इसका मात्रक पढ़ लेते हैं। मात्रक इसका कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। एफ माने फोर्स, फोर्स का मतलब कि एक कोई जो शाफ्ट है उस पर कितना फोर्स मिल रहा है, इनटू में आर का मतलब है उस शाफ्ट की कितनी रेडियस है, कितनी त्रिज्या है। अगर त्रिज्या ज्यादा होगी तो टॉर्क भी ज्यादा मिलेगा, त्रिज्या कम होगी तो टॉर्क भी कम मिलेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। एफ बल है, बल का मात्रक होता है, सभी जानते हैं एसआई इकाई के अंदर हमें बल का मात्रक न्यूटन मिलता है। और त्रिज्या जो होती है ये प्रकार की दूरी है, इसका मात्रक हमें मिलेगा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये साथियों याद रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है टॉर्क का क्या मात्रक होता है। तो टॉर्क का मात्रक याद रखिएगा न्यूटन मीटर, और इसका फार्मूला है F इंटू आर। ये मात्रक फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मात्रक बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाएगा आगे भी एग्जाम के अंदर। तो ये फार्मूला याद करना है और इसका मात्रक याद करना है। अब साथियों एक बात है कि टॉर्क का मात्रक न्यूटन मीटर बोला आपने, और एक वर्क की डेफिनेशन होती है, कार्य की डेफिनेशन, कि एक न्यूटन का बल अगर कोई वस्तु को 1 मीटर दूरी तक खिसका दे तो वह जो किया गया कार्य होता है वो 1 जूल होता है। तो वर्क का जो मात्रक होता है वो भी न्यूटन मीटर होता है, वर्क का कार्य का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है, एनर्जी का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है। जूल के अनुसार अपने उसको न्यूटन मीटर में चेंज कर लेते हैं। और
टोरक का मात्रक भी न्यूटन मीटर है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी सही है और जूल भी सही है, एनर्जी का मात्रक न्यूटन मीटर भी सही मान सकते हैं, जूल उसका परफेक्ट मात्रक है और कैलोरी है। लेकिन टोरक की जब बात आएगी तो आपको मात्रक न्यूटन मीटर ही मानना चाहिए, जूल नहीं मानना चाहिए। तो टोरक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, इसके पश्चात अपने टोरक का डीसी मोटर के लिए स्पेसिफिक एक फार्मूला बनाते हैं कि कोई भी डीसी मोटर है उसमें कितना टोरक मिलेगा। आप खुद अनुमान लगाइए साथियों कि कोई भी मोटर है उसके अंदर हमें हर लोड के लिए टोरक अलग अलग चाहिए होता है। अगर कोई हैवी लोड है, बहुत हैवी लोड है, मान लीजिए 100 किलो का, 200 किलो का, काफी ज्यादा हैवी लोड है और उसको रोटेट करवाना है, तो रोटेट करवाने के लिए टोरक हमें क्या चाहिएगा, ज्यादा चाहिए टोरक हमें, क्योंकि इतने हैवी लोड को घुमाने के लिए जो सॉफ्ट पावर लगाएगी वो पावर ज्यादा लगाएगी। तो ज्यादा पावर लगाने के लिए उस टोरक का मान हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मोटर में टोरक कितना होता है। तो टोरक का स्पेसिफिक डीसी मोटर के लिए फार्मूला आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर का टोरक, टोरक इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 9.55 EB IA अपॉन N। ये फार्मूला कैसे बना है, आसानी से सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है कि 9.55 जो ये डिजिट है ये कहां से आया, EBIA कहां से आया, ये बहुत आसान है सीखना। लेकिन फिर वही बात, अपनी कोई डेरिवेशन तो करके दिखाना है नहीं कि हमें ये फार्मूला कैसे बना है बताइए, ऐसा तो करके दिखाना है नहीं। तो टोरक का फार्मूला आप याद कर लेना डायरेक्ट। ये जो टोरक है, मैंने देखो साथियों टी के पैर में ए लगाया है, ए का मतलब है आर्मेचर, क्योंकि एक्चुअल के अंदर जो टोरक पैदा करेगा वो करेगा कौन, रोटेट कौन सा पार्ट होता है डीसी मोटर के अंदर, आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर का टोरक जो पैदा किया है डीसी मोटर ने, डीसी मोटर ने जो टोरक पैदा किया है आर्मेचर ने, उसका फार्मूला है 9.55 EBIA बटा N। EB का मतलब वही है बैक ईएमएफ, IA का मतलब है आर्मेचर करंट और N का मतलब है कितनी स्पीड है मोटर की। EB बराबर बैक ईएमएफ, IA बराबर आर्मेचर करंट और जो N है वो है स्पीड इन आरपीएम, स्पीड इन आरपीएम। साथियों एक कंपटीशन एग्जाम आया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, आर्मेचर टोरक का फार्मूला ही पूछा था कि आर्मेचर टोरक का डीसी मोटर में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो उसमें ये फार्मूला नहीं दिया गया था, उसमें फार्मूला ये दिया गया था, मैं यहां लिख देता हूं, उसमें ये फार्मूला था 0.159 EBIA अपॉन N, ये फार्मूला दिया गया था। शायद ये 2014 का DMRC का एग्जाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था शायद कि आर्मेचर टोरक का फार्मूला ही पूछा था, तो उसके फार्मूले के अंदर 0.159 EBIA बटा N दिया हुआ था। तो बहुत सारे साथी ये फार्मूला याद कर लेते हैं लेकिन ये याद नहीं करते, तो दोनों का मतलब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सबसे बड़ा आता है कि ये जो फार्मूला है ये तब लगाना है अपने को जब N स्पीड आपको आरपीएम में दी जाए। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर कोई भी शाफ्ट कितने रोटेट कर रही है, कितने चक्कर लगा रही है। अगर वो मिनट के अंदर दिया हुआ है मान, तब तो आपको फार्मूला ये लगाना है। अगर वो सेकंड में दिया है, सेकंड में आपको पता है रोटेट कम होंगे, इसलिए 60 का डिवाइड किया गया क्योंकि एक मिनट में बराबर 60 सेकंड। तो इसमें जब 9.55 के अंदर 60 का भाग देंगे तो 0.159 आ जाएगा, 0.159 EBIA बटा N। तो दोनों फार्मूला सेम है। जब आपको स्पीड आरपीएस राउंड पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड बताए तब तो फार्मूला ये लगाना है,
और अगर स्पीड आपको आरपीएम में बताई जाए तब फार्मूला फिर आपको ये लगाना है। तो ध्यान रखिएगा आर्मेचर टॉर्क के अंदर जो फार्मूला होता है आर्मेचर टॉर्क का वो ये होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। साथियों ये वो टॉर्क नहीं है, ये जो फार्मूला है ये उस टॉर्क का नहीं है जो हमें शाफ्ट पर मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल के अंदर पैदा तो ज्यादा होता है टॉर्क और आउटपुट में टॉर्क हमको थोड़ा कम मिलता है, कुछ मैकेनिकल लॉसेज हो जाते हैं। उस मैकेनिकल लॉसेज के कारण, यांत्रिक क्षतियों के कारण हमें शाफ्ट पर टॉर्क कम मिलता है। तो ये तो वो टॉर्क है जो आर्मेचर ने पैदा किया, परंतु जो शाफ्ट पर मिलेगा वो टॉर्क हमेशा ही कम होगा। उसका फार्मूला भी हम अभी थोड़ी देर में अभी पढ़ लेंगे, परंतु आप इसको नोट कर लेना, इसको नोट कीजिएगा। और ये जो फार्मूला है ये डीसी और एसी दोनों मोटरों में यूज होगा। इसी फार्मूला से ये फार्मूला निकल कर आया है, इससे अपने इस फार्मूले को बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपकी बुक के अंदर दिया भी गया है, बहुत आसान है, बना सकते हो। और ये फार्मूला आरपीएम में है, स्पीड तब लगाना है, और ये फार्मूला जब आरपीएस में स्पीड है, सेकंड में स्पीड है, तब आपको लगाना है ये फार्मूला। तो दोनों याद करने हैं, याद रखिएगा ये दोनों फार्मूले आर्मेचर में जो टॉर्क पैदा हुआ है उसके फार्मूले हैं, शाफ्ट पर जो टॉर्क मिलेगा उसके फार्मूले ये नहीं है, उसका फार्मूला अलग है। उस फार्मूले से अपने क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल, इससे भी आ सकता है, और शाफ्ट पे जो टॉर्क मिलेगा उससे भी आ सकता है। चलो अपने उस फार्मूले को देख ही लेते हैं। शाफ्ट टॉर्क का एक फार्मूला याद करना है आपको, शाफ्ट टॉर्क बराबर ये शाफ्ट टॉर्क का फार्मूला है साथियों। इस फार्मूले को आपको याद करना है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। बीएचपी का मतलब है मोटर की कितनी बीएचपी है, ब्रेक हॉर्स पावर है। ब्रेक हॉर्स पावर अब अपने समझ चुके हैं इसको, डीसी थ्योरी के अंदर अपने ब्रेक हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर और हॉर्स पावर तीनों शक्तियों के बारे में पढ़ा था। 735.5 ये अपने इसको जब इससे गुना कर देंगे तो ये पावर जो आएगी वो वाट में चेंज हो जाएगी। इनटू में 60 बटे में 2 पाई एन, एन का मतलब स्पीड है और पाई का मतलब होता है 3.14 या 22/7। ये अपने रेडियन में नहीं लेना, 180 डिग्री नहीं लेना, पाई का मान यहां पे अपने रखने जाएंगे 22/7 या 3.14। तो ये शाफ्ट टॉर्क का फार्मूला है जो अपने को एक्चुअल में शाफ्ट पर मिलेगा। तो इस फार्मूले को आपको याद करना है। इस फार्मूले से या इस फार्मूले से या इस फार्मूले से कोई ना कोई आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो ये आर्मेचर टॉर्क ये सदैव ज्यादा होगा, शाफ्ट टॉर्क हमेशा ही कम होगा, और इन दोनों का जो अंतर आएगा, घटाव आएगा, वो नष्ट हुआ टॉर्क आएगा कि कितना टॉर्क नष्ट हुआ। वो नष्ट टॉर्क है वो मैकेनिकल लॉसेज हुए हैं, कुछ ना कुछ मैकेनिकल लॉसेज, यानी कुछ ना कुछ बेरिंग का घर्षण है, किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई उसमें फ्रिक्शन घर्षण हुआ है, उसके कारण वो टॉर्क कुछ नष्ट हो गया। इसलिए शाफ्ट टॉर्क पर टॉर्क जो मिलेगा वो सदैव कम मिलता है और आर्मेचर टॉर्क थोड़ा ज्यादा पैदा करता है। बीएचपी मोटर की पावर है, ये सभी जानते हैं कि कोई भी मोटर है उसकी पावर हमेशा ही बीएचपी के अंदर ली जाती है, और बीएचपी और एचपी बराबर ही होती है, ये सब जानते हैं। क्योंकि जितनी एचपी जनरेट होगी उसको रोकने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए भी उतनी ही पावर लगानी पड़ेगी। इसलिए एचपी बराबर बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर और हॉर्स पावर दोनों बराबर होती है। इसलिए बहुत सारी बुक के अंदर एचपी भी लिखा गया है, जो कि सही मान सकते हैं। लेकिन कभी भी मोटर की आपको पावर ज्ञात करनी हो तो पावर हमेशा बीएचपी होता है, कि कोई मोटर के अंदर जो पावर उत्पन्न हुई उसको ब्रेक करने के लिए कितनी पावर लगाई जाएगी, तो ब्रेक हॉर्स पावर ली जाती है, और वो एचपी के बराबर ही होती है। इसलिए कभी भी ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि डीसी मोटर की या कोई भी मोटर की पावर किस में ली जाती है। तो बीएचपी भी सही मान सकते हैं और एचपी भी सही मान सकते हैं, क्योंकि दोनों है बराबर। तो ये आपको फार्मूले याद करने हैं।
टोरक मेरे अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि टोरक एक्चुअल में है क्या। टोरक कोई भी मोटर के अंदर शाफ्ट के ऊपर एक ऐसी एक पावर शाफ्ट की जो कोई लोड को घुमाने के लिए अपने को जरूरी है। तो लोड को घुमाने के लिए मोटर की शाफ्ट जो पावर लगाती है वो कहलाती है टोरक। अब साथियों, टोरक और स्पीड में, गति में, आरपीएम में अंतर है दोनों में। क्योंकि मोटर जो होती है कोई भी, वो आप जब उस पे लोड लगाते हो तो प्रारंभ में टोरक ज्यादा होगा। कोई भी मोटर है उसके अंदर स्टार्टिंग जो टोरक होता है वो ज्यादा होता है, और हमेशा ही स्टार्टिंग टोरक ही काम में लिया जाता है, रनिंग टोरक काम में नहीं लिया जाता। काम में नहीं लिया जाता का मतलब ये बनता है कि रनिंग टोरक की कोई वैल्यू नहीं है। किसी मोटर का रनिंग टोरक कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मोटर का स्टार्टिंग टोरक कितना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि किस मोटर का स्टार्टिंग टोरक ज्यादा है, किसका कम है। और अपने लोड के अनुसार अलग अलग मोटर का चयन करते हैं कि जिस मोटर का टोरक ज्यादा होगा वो ज्यादा हेवी लोड को उठाने के लिए काम में आएगी, और जिस मोटर का टोरक कम होगा वो कोई हल्के लोड को उठाने के लिए काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा टोरक वाली मोटर है और उससे अपने बिल्कुल हल्का सा लोड लगा रहे हैं तो वो फिर उस मोटर के लिए सही नहीं है। अगर कोई मोटर हैवी टोरक वाली है तो उसके लिए जो लोड लगाएंगे वो हैवी ही लगाना चाहिए। तो साथियों याद रखिएगा, हमेशा ही स्टार्टिंग टोरक जो होता है वो अति महत्वपूर्ण है, रनिंग टोरक का कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि एक बार जो मोटर किसी लोड को स्टार्ट करवा देगी, स्टार्ट का मतलब उसको घुमा देगी, उसके बाद जब मोटर उस लोड को घुमा ही रही है तो रनिंग टोरक का कोई महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि लोड तो घूमने लग गया। उसके बाद रनिंग टोरक का कोई महत्व नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर उस लोड को घुमाने के लिए मोटर कितना टोरक लगाती है, इसलिए हमेशा ही स्टार्टिंग टोरक का महत्व लिया जाता है, रनिंग टोरक का महत्व नहीं माना जाता। ठीक है साथियों, इसके पश्चात अपने अब कुछ रिलेशन निकालते हैं, कुछ संबंध निकालते हैं कि टोरक का संबंध गति के साथ में कैसा रहेगा, टोरक का संबंध आर्मेचर करंट के साथ कैसा रहेगा, टोरक का संबंध जो अपने मोटर के अंदर जो फील्ड पोल हैं उनके साथ कैसा रहेगा। तो टोरक का संबंध इन तीनों के साथ में, स्पीड, फ्लक्स और आर्मेचर करंट, ये तीनों के साथ में टोरक क्या रिलेशन रखता है उसका अपने अभी पता लगाते हैं। कि अगर कोई मोटर के अंदर फ्लक्स ज्यादा है या आर्मेचर करंट कम है या गति ज्यादा है तो वहां टोरक क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो अपने कुछ संबंध के द्वारा निकालते हैं और वो अपने इस सूत्र से निकाल लेंगे। तो आप ये चीज नोट कर लेना। अभी इस सूत्र को अगर अपने आगे हल करें तो टोरक बराबर 9.55 इंटू ईबी। ईबी का फार्मूला मैं पहली क्लास के अंदर बता चुका हूं आपको, और वो फार्मूला वही है जो डीसी जनरेटर की जो वोल्टेज पैदा हो रही थी वो फाई ZNP बटे 60 इंटू ए। ये हमने ईबी का फार्मूला लिखा है अभी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आईए का आईए भी पढ़ाई है और अपॉन के अंदर एन भी यहां ही अपने एन का एन रख दिया, 9.55 का ये यहां पड़ा है, ईबी का केवल ये अपने फार्मूला लिख दिया है साथियों, याद रखिएगा। अब देखो एन से एन कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, और अब अपने कुछ रिलेशन निकालते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी प्रोपोर्शनल के अंदर, समानुपात के अंदर जब कभी भी संबंध निकाला जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी और कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। यानी ऐसी कौन सी विद्युतिक राशि है, विद्युतिक एक शब्द है जो कि नियत रहेगा, बदलेगा नहीं, और कौन सा एक विद्युतिक शब्द है जो बदल सकता है। देखिएगा इस फार्मूले के अनुसार 9.55, अपना दिमाग लगाओ, क्या ये चेंज होगा कभी? ये तो फार्मूले का एक आंकड़ा है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया कांस्टेंट, तो हम इसको गणना में नहीं लेते क्योंकि अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं।
हम टॉर्क का संबंध निकालना चाह रहे हैं तो ये एक प्रकार का नियतांक है, तो इसको हम गणना में एक बार नहीं लेंगे। जब फार्मूला लगाएंगे तब तो लेंगे, परंतु संबंध निकाल रहे हैं तो ये नियतांक है, इसको हम गणना में नहीं लेना चाहते। इसके पश्चात फ्लक्स, फाई का मतलब होता है फ्लक्स, और फ्लक्स क्या चीज होती है? एक डीसी मोटर के अंदर जो फील्ड पोल हैं उनमें कितनी धारा जा रही है। जितनी धारा ज्यादा होगी चुंबकीय लाइनें भी ज्यादा गति करेंगी। तो चुंबकीय लाइनों की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय लाइंस की संख्या जो है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। मात्रक इसका वेबर होता है, सीजीएस में मात्रक इसका मैक्सवेल होता है, और एक मैक्सवेल बराबर 10 टू द पावर 8, 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। ये हम सीख चुके हैं। तो ये चीज चेंज हो सकती है, ये चुंबकीय फ्लक्स बदल सकता है यदि अपने करंट को चेंज कर दें। यदि हम डीसी मोटर के जो फील्ड पोल है उनमें धारा को चेंज कर दें तो फील्ड फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, और उसके अनुसार से ये फाई चेंज होगा, क्योंकि फील्ड फ्लक्स का मात्रक प्रतीक फाई होता है। तो ये चेंज हो सकता है, तो इसको हम गणना में लेंगे, फाई को हम गणना में यहां लेंगे। इसके पश्चात जेड आता है। जेड क्या है? जेड है नंबर्स ऑफ आर्मेचर कॉइल्स इन आर्मेचर। आर्मेचर में कितनी आर्मेचर कॉइल की गई है, कितने चालक हैं। तो वो जितने चालक एक बार कर दिए वो कर दिए। अगर अपने आर्मेचर के अंदर लेप या वेव कोई वाइंडिंग करी है और उसके अंदर अपने 100 टर्न किए हैं या 100 वाइंडिंग कर दी, 100 कंडक्टर उसमें लगा दिए, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज कब कर सकते हैं? मोटर को खोलना पड़ेगा, आर्मेचर को खोलना पड़ेगा, उसके पश्चात चेंज होंगे। चलती मोटर में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार का कांस्टेंट है। पी है पोलों की संख्या। लगाओ माइंड, क्या पोलों की संख्या डीसी मोटर में, चलती मोटर में कभी चेंज होगी? नहीं हो सकती। उसके पश्चात 60 भी एक नंबर है, ये भी चेंज नहीं होगा। ए क्या होता है? ए होता है आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग करी है आपने, आर्मेचर समांतर पथों की संख्या, पैरेलल पाथ ऑफ आर्मेचर। तो ये जो पैरेलल जो रास्ते हैं वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वेव वाइंडिंग के लिए 2 रहेंगे सिंप्लेक्स में, और लेप वाइंडिंग के लिए पोलों की संख्या के बराबर रहेंगे। तो ये भी चेंज नहीं होने वाला। और उसके पश्चात है आई ए। ये मैंने लास्ट में इसलिए बोला आपको क्योंकि बहुत सारे साथियों को आई ए समझ में नहीं आता कि आई ए क्या है। बोल्स बता देंगे कि आर्मेचर करंट है, लेकिन आर्मेचर करंट है क्या? आर्मेचर करंट क्या होती है साथियों, थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना कि आर्मेचर करंट एक ऐसी करंट है जो लोड लगाने पर आर्मेचर में चलेगी। जब लोड ज्यादा होगा तो इस आर्मेचर करंट का मान भी बहुत ज्यादा होगा, और जब लोड का मान कम होगा या नहीं होगा तो इस आर्मेचर करंट का मान भी नहीं होगा। तो आर्मेचर करंट कौन सी करंट है? एक ऐसी करंट जो आर्मेचर में चलती है। ये सदैव लोड पर डिपेंड करती है। लोड ज्यादा होगा तो इस करंट का मान ज्यादा होगा, लोड कम होगा तो इस करंट का मान भी कम होगा, क्योंकि लोड एक्चुअल में लगा कहां पर है? शाफ्ट पर लगा है। शाफ्ट किससे जुड़ी है? आर्मेचर से जुड़ी है। तो अगर लोड का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर उस लोड को घुमाने के लिए सप्लाई से ज्यादा करंट खींचेगा, क्योंकि आर्मेचर ये सदैव प्रयास करेगा कि कितना भी लोड लगा दिया जाए मेरे पर, उसको घुमाना ही है। तो उसको घुमाने के लिए अगर लोड ज्यादा होगा तो वो सप्लाई से ज्यादा करंट खींचने का प्रयास करेगा कि वो लोड को घुमा दे। इसलिए आइए याद रखना हमेशा ही, क्योंकि आगे अपने बहुत बार इसका जिक्र होगा। तो आइए है आर्मेचर करंट, ये सदैव लोड पर डिपेंड करती है। लोड ज्यादा होगा तो इस आर्मेचर करंट का मान भी ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो ये चेंज होगा लोड के अनुसार से, ये चेंज होगी करंट। लोड कम है तो कम होगी, लोड अधिक है तो अधिक होगी। तो यहां पर अपने आइए लगा दी, क्योंकि ये वेरिएबल है लोड के अनुसार से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आया है कि आर्मेचर का टॉर्क या शाफ्ट टॉर्क भी बोल सकते हो, इसको आप यहां शाफ्ट टॉर्क भी बोल सकते हो, क्योंकि जिस अनुसार
आर्मेचर टॉर्क चेंज होगा उसी अनुसार शाफ्ट टॉर्क भी चेंज होगा, सामान्य सी बात है ये तो टॉर्क जो होता है वो फील्ड फ्लक्स के समानुपाती गुणा में आर्मेचर करंट के भी समानुपाती होता है। फिर से सुन लीजिए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक डीसी मोटर में पैदा होने वाला टॉर्क भी है और शाफ्ट पर मिलने वाला टॉर्क भी, वो भी इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती है। तो टॉर्क का फार्मूला याद करना है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। अब कई साथी ये सोच रहे होंगे कि फार्मूला क्यों लिखा, क्या इसका महत्व क्या है कि फाई के समानुपाती है, IA के समानुपाती है, क्या मतलब है इसका। हमें तो एक मोटर चाहिए जिसमें के अंदर लोड ज्यादा हो, टॉर्क ज्यादा हो, तो ऐसी मोटर चाहिए। ये फाई और IA का क्या महत्व मिला हमें। तो साथियों याद रखिएगा, जब कभी भी अपने मोटर के अंदर टॉर्क चेंज करना है, टॉर्क बदलना है किसी भी मोटर का, या एक ऐसी मोटर जो टॉर्क ज्यादा देगी या कम देगी, तो वो डिपेंड किस पर करता है, वो पता कैसे चलेगा हमें कि कौन सी मोटर टॉर्क ज्यादा देने वाली है, कौन सी मोटर टॉर्क कम देने वाली है। वो इन दो आंकड़ों से पता चलेगा, फाई इंटू में IA। तो ध्यान रखिएगा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू में IA। IA आर्मेचर करंट है जो कि लोड पर डिपेंड करेगी, लोड ज्यादा होगा तो आर्मेचर करंट भी ज्यादा होगी। तो यहां से फार्मूला आप याद कर लेना, टॉर्क का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये फार्मूला नहीं बोलेंगे, इसको अपनी रिलेशन बोलेंगे। किस किस के साथ में संबंध है, फ्लक्स के साथ में और आर्मेचर करंट के गुणनफल, दोनों का गुणनफल इसके समानुपाती है। जब तक आप ये रिलेशन याद नहीं करोगे तो उम्मीद ही छोड़ देना कि आपको डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड या क्यूमुलेटिव कंपाउंड कौन सी भी मोटर समझ में आ जाएगी। आपको कोई भी मोटर समझ में नहीं आएगी यदि आपने ये रिलेशन याद नहीं किया। आपको बार बार आगे फिर ये चीज दोहराई जाएगी कि डीसी सीरीज मोटर हो, चाहे शंट हो, चाहे कंपाउंड हो, बार बार ये जिक्र आएगा कि टॉर्क समानुपाती फाई है इसलिए ऐसा हो गया, टॉर्क समानुपाती IA है इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए आप जब यहीं से इसको याद कर लोगे कि टॉर्क किसके समानुपाती है तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको सीरीज, शंट, कंपाउंड मोटर कौन सी भी समझ में नहीं आने वाली। इसलिए आप इस रिलेशन को याद कर लेना। कैसे ये रिलेशन आया है निकलकर, वो मैंने पूरा आपको डीपली समझा दिया है। इसके पश्चात साथियों अपने एक रिलेशन और निकालना चाह रहे हैं टॉर्क का। मैंने आपको कहा था 3 चीजों के साथ रिलेशन निकालेंगे, फ्लक्स के साथ में, आर्मेचर करंट के साथ में और स्पीड के साथ में। तो यहां अपने 2 चीजों के साथ तो निकाल लिया, स्पीड रह गई। और स्पीड क्यों रह गई थी, क्योंकि n से n डिवाइड हो गया था, सॉरी n से n कट गया था, डिवाइड हो गया था, इसलिए यहां पर स्पीड का कोई मतलब आया नहीं कि टॉर्क का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है। तो अब हम इसको एक फार्मूला से निकालना चाह रहे हैं। इसी फार्मूला को हम आगे लेते हैं, TA। यहां से अगर आप जब देखोगे, यहां से जब आप देखोगे तो स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि टॉर्क और स्पीड दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, क्योंकि बटा में है n। अगर n का मान ज्यादा होगा तो TA का मान कम होगा, और n का मान यदि कम होगा तो TA का मान अधिक होगा। तो यहां से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो टॉर्क स्पीड के, गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जब गति कम होगी तो टॉर्क अधिक होगा, और जब गति अधिक होगी तो टॉर्क कम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर्क और गति एक नहीं है, टॉर्क और गति आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। जब गति बहुत ही कम है तो टॉर्क उस समय उस मोटर का सबसे जितना अधिक से अधिक हो सकता था वो होगा, और गति जब मैक्सिमम होगी तो उस समय टॉर्क मिनिमम होगा। तो ध्यान रखिएगा, गति और टॉर्क एक नहीं है, ये आपस में एंटी प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यदि आप जब तक इस चीज को
और इसको याद नहीं कर लेते तब तक आपको सीरीज और शंट और कंपाउंड मोटर कुछ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आगे अपने टॉर्क और लोड का रिलेशन पढ़ेंगे, टॉर्क और स्पीड का रिलेशन पढ़ेंगे, स्पीड और लोड का रिलेशन पढ़ेंगे। तो ये जो फार्मूलाज हैं, ये जो आपको जो रिलेशन जो बताए गए हैं, जब तक आप इसको याद नहीं करोगे आपको आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान रखना, गति और टॉर्क आपस में व्युत्क्रमानुपाती और टॉर्क समानुपाती फाई गुणा में आइए। अगर अब भी किसी साथी को टॉर्क और स्पीड में कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उस एग्जांपल से आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि टॉर्क है क्या और स्पीड है क्या। और अधिकतर साथियों को टॉर्क में दिक्कत आती है, स्पीड को तो सबको पता ही है, मोटर घूम रही है तो कितनी गति से घूम रही है, एक मिनट में कितने चक्कर लगा रही है, तो वो स्पीड है उस मोटर की। लेकिन टॉर्क समझ में नहीं आता कि टॉर्क है क्या एक्चुअल के अंदर। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा साथियों कि टॉर्क एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जब तक टॉर्क समझ में नहीं आएगा आपको एसी मोटर भी समझ में नहीं आने वाली। एग्जाम्पल लेते हैं, सभी जो साथी ये जो क्लास देख रहे होंगे उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर बाइक चलाई होगी, मोटरसाइकिल चलाया होगा, नहीं चलाया तो चला लेंगे। तो आप एक बात आपने नोटिस की है सब साथियों ने कि जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, आप उसको चला रहे हो, यदि उस मोटरसाइकिल पर मान लीजिए 3 सवारी चढ़ जाए, मान लो कि उस पे 3 अगर अपने 3 व्यक्ति उस पर बैठे हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, और आपने उसका पहला गियर लगाया, पहला गियर लगाकर मोटरसाइकिल को धीरे धीरे आगे चलाया और मोटरसाइकिल अपना आगे चल जाता है, 3 अगर सवारी बैठी है तो चल जाता है। आप एक प्रयास करके देखिएगा, उन्हीं 3 सवारियों को चौथे गियर के अंदर, चौथा या पांचवा जो भी अंतिम गियर है उस गियर के अंदर आप उस बाइक को जब आगे दौड़ाने का प्रयास करोगे, आगे चलाने का प्रयास करोगे, तो वो बाइक तुरंत ही बंद हो जाएगी। आपने ये चीज बहुत बार नोटिस भी की होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि कोई भी बाइक है, पहले गियर में तो वो 3 व्यक्तियों को एक साथ चला सकती है, और अगर उसका 5वां गियर लगा दिया जाए या चौथा गियर है तो चौथा गियर अंतिम जो गियर है वो लगा दिया जाए तो एक व्यक्ति बैठा है तो उसमें भी वो लगभग बंद हो जाती है। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि पहला जो गियर है उसके अंदर टॉर्क बहुत ज्यादा है, उसके अंदर जो घुमाव शक्ति है, लोड को चलाने के लिए जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है पहले गियर के अंदर। सेकंड में उससे कम हो जाएगी वो शक्ति, तीसरे में उससे कम हो जाएगी, चौथे में उससे कम हो जाएगी, अगर 5वां है तो 5वें में सबसे कम हो जाएगी। फिर आप एक चीज नोटिस करते हो कि पहले गियर के अंदर आपने बाइक को दौड़ा ली और पहले गियर के अंदर चलाते रहो आप, तो आप अनुभव करोगे कि कुछ टाइम के बाद में स्पीड उसकी बहुत ही कम होगी, स्पीड कम होगी उसकी, क्योंकि टॉर्क तो पहले गियर में ज्यादा है लेकिन स्पीड नहीं है। स्पीड आपको जो चाहिए, गति चाहिए, तो वो जो उसका अंतिम गियर है वहां मिलेगी। तो वहां जब मिलेगी तो वहां टॉर्क सबसे क्या है, कम है या ज्यादा है? तो जहां गति ज्यादा है वहां टॉर्क सबसे कम है, और जहां टॉर्क ज्यादा है 1 नंबर गियर में वहां गति सबसे कम है। तो जहां टॉर्क ज्यादा होता है, टॉर्क का मतलब है जो लोड है उसको चलाने के लिए, उसको रोटेट करवाने के लिए जो एक कोई भी मशीन है जो पावर लगाती है, उस लोड को रोटेट करवाने के लिए वो टॉर्क कहलाता है। जबकि स्पीड क्या होती है कि कोई भी मशीन है वो 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटे में जितना भी कितना वो रोटेट कर रही है वो उसकी गति है। तो टॉर्क और गति में आपस में व्युत्क्रमानुपाती एंटी प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अब अपने इससे कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस फार्मूला से प्रश्न भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी एक मोटर के अंदर कोई मोटर का या तो नाम देगा, और नाम अगर नहीं दिया तब आपको फार्मूला फिर यही लगाना है कि पहले फ्लक्स इतना था अब फ्लक्स इतना कर दिया गया है, तो बताइए टॉर्क पहले इतना था तो अब कितना हो जाएगा।
तो फ्लक्स या आर्मेचर करंट में से कोई ना कोई एक फार्मूला मान बताकर, दो मान बताकर और टॉर्क का एक मान बताकर अंतिम टॉर्क पूछ लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल है कि कोई डीसी मोटर है, उसके अंदर φ1 का मान 5 वेबर, φ2 का मान 15 वेबर, टॉर्क का मान पहले 4 न्यूटन मीटर। तो अब बताइए टॉर्क का मान कितना होगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तब आपको ये फार्मूला याद कर लेना है कि ये टॉर्क का फाई के साथ में क्या रिलेशन था। तो फाई यहां से आप स्पष्ट देख पा रहे हो 3 गुना हो रहा है, फाई यहां 3 गुना हो रहा है, तो टॉर्क भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो टॉर्क पहले 4 न्यूटन मीटर था, तो अब कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चात अब अपने पढ़ते हैं डीसी की मोटर। कौन कौन सी मोटर है, उन सब मोटरों का क्या क्या काम होता है, कहां कहां उनका यूज लिया जाता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं डीसी की सीरीज मोटर। देखो साथियों, डीसी की जो मोटर है मुख्यतः वो 3 प्रकार की मोटर होती है। एक तो होती है सीरीज मोटर, एक होती है अपने को मिलेगी शंट मोटर, और एक जो मोटर होती है वो होती है कंपाउंड मोटर। सीरीज, शंट और कंपाउंड मोटर। अब जिन साथियों ने डीसी जनरेटर रिलेशन अगर अच्छे ढंग से पढ़ा था तो वो ये देखते ही समझ जाएंगे कि ये सारे जो नाम हैं वो डीसी जनरेटर में आ चुके हैं, पहले ही आ चुके हैं। डीसी सीरीज जनरेटर हमने पढ़ा था, शंट जनरेटर हमने पढ़ा था, कंपाउंड जनरेटर हमने पढ़ा था। जैसी जैसी बनावट उनकी थी वैसी वैसी बनावट सेम की सेम यहां मिलेगी। और मैंने आपको पहले ही क्लास के अंदर बता दिया था कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर एक ही मशीन है। उसी को अपने सप्लाई देकर मोटर बना सकते हैं और उसी को अपने यांत्रिक ऊर्जा देकर मोटर अपने जनरेटर बना सकते हैं, डीसी जनरेटर बना सकते हैं। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के अंदर जो उसकी जो संरचना है, जो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें कोई मेजर अंतर नहीं है। एक अंतर क्या था वो पहली क्लास में अपने पढ़ लिया था। तो जैसी बनावट डीसी सीरीज जनरेटर की थी वैसी बनावट डीसी सीरीज मोटर की है। जैसी शंट जनरेटर की थी वैसी शंट मोटर की है। जैसी शंट कंपाउंड जनरेटर की थी वैसी कंपाउंड मोटर की है। तो कोई बनावट में चेंज नहीं है, वही फील्ड वाइंडिंग है, वही आर्मेचर वाइंडिंग है, वही बॉडी है जो जनरेटर में थी वही इस मोटर के अंदर है। तो सीरीज मोटर सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि सीरीज मोटर क्या होता है, या ये किस सिद्धांत पर काम करती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आपको सीरीज मोटर समझने से पहले यदि आप सीरीज जनरेटर को अच्छे ढंग से सीख लेते हो तो आपको सीरीज मोटर आसानी से समझ में आ जाएगी। सीरीज मोटर कैसी होती है ये अपने देखते हैं। तो सबसे पहला अपना जो मोटर का प्रकार है वो है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर, सीरीज एक इंग्लिश का वर्ड है तो इसका हिंदी में अपने बोलते हैं श्रेणी मोटर। सीरीज मोटर क्या है, तो सीरीज जनरेटर याद करो क्या कुछ होता था सीरीज जनरेटर के अंदर। एक तो होती थी उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग, एक तो होती थी उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग, एक होती थी उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग। कैसी बनावट थी फील्ड वाइंडिंग की, कैसे दिखाई देती थी फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग कैसे दिखाई देती थी। तो याद कीजिएगा सीरीज जनरेटर जब पढ़ा था तो फील्ड वाइंडिंग हमने पढ़ी थी कि मोटा तार व कम टर्न, मोटा तार व कम टर्न, थिक वायर एंड लो टर्न। ये साथियों बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। या तो वो सीरीज की फील्ड वाइंडिंग पूछते हैं
या वो शंट की फील्ड वाइंडिंग पूछते हैं। एक ना एक फील्ड वाइंडिंग के बारे में कंपटीशन में क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो सीरीज वाइंडिंग मोटा तार व कम टर्न वाली सीरीज की फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग कहां लगाते हैं? अपने फील्ड पोल पर लगाते हैं। ये मोटा तार और कम टर्न वाली क्यों बनाई? कारण वही है जो सीरीज जनरेटर में कारण था। क्या कारण है कि हमने फील्ड वाइंडिंग को मोटा तार और कम टर्न वाली बनाया है? तो उसका कारण ये है कि अगर कोई भी वायर का आकार बड़ा होगा, मोटा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उस वायर के एरिया के साथ में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। और टर्न कम है यानी उसकी लेंथ कम है, तो लेंथ कम है तो प्रतिरोध और ही कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती है परंतु एरिया के साथ में व्युत्क्रमानुपाती है। तो एरिया अगर उसका ज्यादा है प्रतिरोध कम होगा, लंबाई कम है तो प्रतिरोध और ही कम होगा। तो प्रतिरोध कम रखने के लिए अपने सीरीज मशीन के अंदर जनरेटर भी शामिल होगा और मोटर भी होगा। तो सीरीज मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग सदैव मोटे तार और कम टर्न वाली बनाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि हमको करंट ज्यादा चलानी है। फील्ड वाइंडिंग से करंट क्या चलानी है? ज्यादा चलानी है। तो प्रतिरोध क्या रखना होगा? कम रखना होगा। और प्रतिरोध कम कैसे रख सकते हैं? दो तरीकों से, एरिया बढ़ा दो और लंबाई घटा दो। तो वो सेम है, एरिया ज्यादा है, मोटा है और टर्न उसके क्या है? कम है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा चलेगी। तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो इस प्रकार की बनावट है। आर्मेचर वाइंडिंग ये सेम है, ये शंट मोटर है, चाहे कंपाउंड मोटर है, चाहे सीरीज मोटर है, आर्मेचर वाइंडिंग सभी के अंदर सेम रखी जाती है। या तो वो लैप वाइंडिंग होती है या फिर वो वेव वाइंडिंग होती है, दोनों में से कोई एक वाइंडिंग होगी आर्मेचर के अंदर। तो फील्ड वाइंडिंग का पूछा जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग का सामान्यतः नहीं पूछा जाता। तो इसकी बनावट तो इस प्रकार से कुछ होगी। और इसका अगर अपने डायग्राम देखें, तो इस प्रकार की ये मोटर है, ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, यहां ये आर्मेचर है और यहां अपने डीसी के सप्लाई सोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहां अपने आर्मेचर की जो शाफ्ट है इस पर कोई ना कोई अपने यहां लोड आरोपित कर सकते हैं। लोड आप ये मत समझना कि लोड सदैव इलेक्ट्रिकल ही होता है, यानी विद्युतिक ही लोड होता है। कोई बल्ब हो सकता है, कोई हीटर, कोई प्रेस, ये ही लोड है। ये लोड नहीं है, ये तो लोड है ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एक मशीन या ऐसा एक कोई उपकरण जो कोई मोटर पर भार डालता है, वो इलेक्ट्रिकल भार हो सकता है, मैकेनिकल भार हो सकता है। तो मोटर पे तो अपने मैकेनिकल ही भार लगाएंगे। तो मैकेनिकल कोई ना कोई लोड लगा दिया। ये मान लीजिए कोई लिफ्ट है तो उसको ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है। कोई भी ऐसा एक पार्ट है उसको आगे खिसकाना है, पीछे खिसकाना है, तो वो लोड है। तो उसको रोटेट करवाने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी करना है वहां करने के लिए इस आर्मेचर की शाफ्ट के ऊपर ये लोड लगाया जाता है। यहां से अपने सप्लाई देनी पड़ती है। ये मैं बात आपको पहली क्लास में ही बता चुका हूं साथियों कि अपने डीसी जो मोटर होती है, डीसी मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग में भी सप्लाई देनी है, प्लस के अंदर आर्मेचर में भी डीसी सप्लाई देनी है। दोनों जगह अगर डीसी सप्लाई जाएगी तभी आर्मेचर रोटेट होगा। अगर एक जगह भी सप्लाई गायब हो गई तो आर्मेचर रोटेट नहीं होगा। तो आप देखोगे तो फील्ड वाइंडिंग में भी करंट जा रही है और आर्मेचर में भी करंट जा रही है। अब बात ये आती है कि इस मोटर का नाम अपने सीरीज मोटर क्यों दिया? क्या कारण रहा कि अपने इस मोटर का नाम सीरीज मोटर रख दिया? इसका कारण ये रहा क्योंकि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है मोटर की और आर्मेचर वाइंडिंग है, दोनों आप ध्यान से देखोगे तो किस क्रम में जुड़ी है? श्रेणी क्रम में जुड़ी है। और श्रेणी क्रम में जुड़ी है इसलिए इस मोटर का नाम क्या दिया गया? सीरीज मोटर। इस फील्ड वाइंडिंग की बनावट मोटा तार और
कम टर्न वाली है, और दोनों एक किस क्रम में जुड़ी है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर है। तो श्रेणी क्रम में है तो आप समझ पा रहे हो कि इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर यानी सीरीज की जो करंट है और आर्मेचर की जो करंट है वो दोनों बराबर होंगी, क्योंकि सीरीज की क्या विशेषता होती है, सीरीज कोई भी कनेक्शन है उसकी विशेषता क्या है प्रमुख, कि करंट का मान सभी जो उसके अंदर सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनमें बराबर रहती है करंट, क्योंकि करंट का रास्ता तो एक ही रहेगा, करंट का रास्ता जो रहेगा वो एक ही रहेगा। तो ये जो दोनों करंट है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सीरीज करंट और आर्मेचर करंट सीरीज मोटर में क्या होती है, बराबर होती है। वैसे ही जैसे सीरीज जनरेटर के अंदर फील्ड करंट और आर्मेचर करंट और लोड करंट वहां बराबर थी और यहां भी वो बराबर है, इस बात को विशेष ध्यान आपको रखना है। तो सीरीज मोटर के अंदर सबसे पहली बात डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, फील्ड वाइंडिंग की संरचना पता होना चाहिए, लोड अपने कहां लगाते हैं, आर्मेचर की शाफ्ट पर लगाते हैं। सीरीज करंट और आर्मेचर करंट बराबर रहेंगी, क्यों बराबर रहेंगी, क्योंकि दोनों के अंदर चलने वाली धारा बराबर है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। यहां सप्लाई अपने डीसी सप्लाई देंगे। ये तो अपने नॉर्मल एक कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखा। अब इस मोटर के अंदर क्या विशेषता है, ऐसा क्या गुण है इस मोटर के अंदर कि अपनी इस मोटर का यूज करें, क्या विशेषता है। तो सीरीज मोटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो एक एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न और इसके अंदर बढ़ने वाले सारे प्रश्नों को अपने आज की क्लास के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग का पता लगाइए, दोनों की करंट बराबर होगी। अब अगर अपने एक रिलेशन बनाना चाहें, यदि अपने एक रिलेशन बनाना चाहें कि टॉर्क व लोड के साथ संबंध, टॉर्क का लोड के साथ संबंध, यानी एक सीरीज मोटर के अंदर जो टॉर्क मिलेगा इस लोड को घुमाने के लिए उसका लोड के साथ क्या संबंध है। लोड ज्यादा है तो टॉर्क आपको कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, या लोड कम है तो टॉर्क आपको कितना मिलेगा, ये हमें हर मोटर के अंदर पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक अपने को यही नहीं पता कि उस मोटर का टॉर्क कैसा है, अधिक देने वाला है, लोड पर कम देने वाला है, तो अपने उसको लोड के अनुसार कैसे लगाएंगे। तो टॉर्क का हमें पता होना चाहिए। तो इस मोटर का पता लगाते हैं कि लोड के साथ में टॉर्क का इसका क्या रिलेशन है। अब साथियों मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपने थोड़ा सा मेरा जो व्याख्यान है वो ध्यान से समझा है तो मैंने बता दिया है कि लोड और आर्मेचर करंट ये एक ही बात है, क्योंकि जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा आर्मेचर करंट होगा, जितना लोड कम होगा उतना आर्मेचर करंट भी कम होगा। तो ध्यान रखना, लोड और आर्मेचर करंट एक ही है, आप ये मानिए। तो टॉर्क और लोड का साथ के साथ में क्या संबंध है, तो टॉर्क का संबंध लोड के साथ में अपने क्या पढ़ा है, क्या आपने अभी जब से क्लास ये स्टार्ट की है 2 नंबर, क्या तब से अपने टॉर्क का कोई लोड के साथ संबंध पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। हमने टॉर्क का संबंध 3 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के साथ में पढ़ा है। एक तो है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, एक पढ़ा हमने आर्मेचर करंट के साथ में, एक पढ़ा हमने स्पीड के साथ में। 3 चीजों के साथ हमने संबंध पढ़ा था, लोड के साथ तो हमने संबंध नहीं पढ़ा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो मैंने आपको कह ही दिया कि लोड और आर्मेचर करंट एक ही चीज है, एक ही बात है। तो टॉर्क का संबंध हमने आर्मेचर करंट के साथ तो पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने, टॉर्क समानुपाती फील्ड करंट गुणा आर्मेचर करंट, ये पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो ये रिलेशन अपने अब सीरीज मोटर के अंदर एप्लीकेबल करते हैं और यहां से कुछ संबंध निकालते हैं। देखिए साथियों, टॉर्क समानुपाती फील्ड फ्लक्स गुणा आर्मेचर करंट, यानी अपने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फील्ड फ्लक्स के भी समानुपाती है टॉर्क और आर्मेचर करंट के समानुपाती भी है, दोनों के साथ ही समानुपाती का ही संबंध है। अब साथियों ध्यान रखना, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फील्ड फ्लक्स
कैसे पैदा होता है? सीरीज में जो करंट जाती है उसी से तो पैदा होता है। सीरीज में जो करंट जाएगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जाएगी, उसी के अनुसार से सीरीज फील्ड फ्लक्स पैदा होगा। और वो करंट किसके बराबर है? आर्मेचर करंट के बराबर है। यानी कि जितना फ्लक्स पैदा होगा एक सीरीज मोटर के अंदर, वो डिपेंड करेगा आर्मेचर करंट के ऊपर, और वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। फ्लक्स का मान आर्मेचर करंट के बराबर नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीरीज करंट का मान और आर्मेचर करंट का मान तो बराबर होगा, और सीरीज करंट का जो मान है उसी के अनुसार फील्ड फ्लक्स का मान चेंज होगा। तो आर्मेचर करंट और सीरीज करंट बराबर है, और सीरीज करंट के अनुसार ही फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर आर्मेचर करंट कम होगी, सीरीज करंट कम होगी, तो फ्लक्स भी कम होगा। आर्मेचर करंट ज्यादा होगी तो सीरीज करंट भी ज्यादा होगी, दोनों बराबर हैं तो फील्ड फ्लक्स भी ज्यादा होगा। यानी कि फ्लक्स का संबंध तो है सीरीज करंट के साथ में, फ्लक्स का संबंध तो है सीरीज करंट के साथ में, लेकिन सीरीज और आर्मेचर करंट तो बराबर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सीरीज मोटर के अंदर जो फील्ड फ्लक्स होता है उसका संबंध आर्मेचर करंट के साथ में भी है, उसका संबंध आर्मेचर करंट के साथ में भी है, क्योंकि फील्ड फ्लक्स का संबंध है सीरीज करंट के साथ में, ये आप सभी जानते हो। और सीरीज करंट और आर्मेचर करंट तो बराबर ही है। तो हम इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि सीरीज मोटर के अंदर जो फील्ड फ्लक्स है वो आर्मेचर करंट के साथ में भी इनडायरेक्टली रिलेशन रख रहा है। यानी अगर आर्मेचर करंट कम है तो फील्ड फ्लक्स भी कम होगा, आर्मेचर करंट ज्यादा है तो फील्ड फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज समानुपाती फ्लक्स की जगह पर मैं आइए लिख देता हूं, एक ही बात है, समझा दिया मैंने आपको। फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है सीरीज करंट पर, और सीरीज करंट और आर्मेचर करंट तो बराबर ही है। इसका मतलब फ्लक्स और आर्मेचर करंट आपस में रिलेशन रख रहे हैं। तो फ्लक्स की जगह पर मैंने आर्मेचर करंट रख दिया। इसके बाद देखिएगा साथियों, टॉर्क समानुपाती फाई की जगह पर मैंने आईए रखा, और यहां तो आईए था ही, तो आईए का आर्मेचर करंट का आर्मेचर करंट के साथ जब गुणा करेंगे तो टॉर्क का जो रिलेशन निकल कर आएगा वो आएगा आईए की स्क्वायर। और ये साथियों आप ये मानिएगा, ये जो रिलेशन लिखा है हमने टॉर्क समानुपाती आईए की स्क्वायर, ये आज की पूरी क्लास का, ये जो एक या घंटे या इससे थोड़ी सी ज्यादा जो क्लास होगी उस पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा कि सीरीज मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो लोड के साथ में या आर्मेचर करंट के साथ में, अब आप समझ रहे हो लोड और आर्मेचर करंट एक ही बात है, लोड के साथ में या आर्मेचर करंट के साथ में कैसा संबंध रखता है। लोड का मान दुगना किया तो टॉर्क कितना होगा, लोड का मान 4 गुना किया तो टॉर्क कितना होगा। तो आपको वो सब कुछ इस फार्मूला से या इस रिलेशन से निकालना है कि लोड का मान बढ़ने पर टॉर्क का मान क्या होता है सीरीज मोटर के अंदर, क्योंकि लोड के अनुसार से ही आर्मेचर करंट का चेंज होगा। अब ध्यान रखना टॉर्क समानुपाती आईए की स्क्वायर है, तो टॉर्क समानुपाती आईए की स्क्वायर है, यानी कि आईए मतलब लोड। अगर लोड का मान कम है तो टॉर्क का मान भी कम है, अगर लोड का मान थोड़ा सा अधिक है तो टॉर्क का मान सोचिए कितना होगा। अगर लोड का मान थोड़ा सा अधिक है तो टॉर्क का मान कितना होगा, उस अधिक का स्क्वायर, क्योंकि हमेशा क्या होगा यहां पर स्क्वायर। आपको ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो एक बार आपको एक काम करना है, ये लिखना 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 है, और अंत में ये रिलेशन आपको डब्बे में बंद कर देना है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, वहां से सारा ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आप वीडियो को पॉज करके ये रिलेशन लिख लेना। उसके पश्चात आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझाता हूं। एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। देखो साथियों, यदि सीरीज मोटर में
वृद्धि कर दें, 2 गुना वृद्धि कर दें, तो टॉर्क में क्या होगा? टॉर्क में क्या होगा? लगभग जो साथी हैं जो तुक्का मारेंगे, जिनको ये चीज नहीं पता, वो क्या करेंगे, या तो 2 गुना वृद्धि करेंगे या 2 गुना कमी करेंगे। ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन होंगे, 2 गुना वृद्धि 2 गुना कमी, ये दोनों ही ऑप्शन के अंदर होंगे। और जिनको नहीं पता वो यही ऑप्शन करके आएंगे, या तो 2 गुना वृद्धि या 2 गुना कमी। जबकि सीरीज मोटर में ऐसा नहीं होता। सीरीज मोटर में मैंने आपको रिलेशन लिखवा दिया, टॉर्क समानुपाती आईए की स्क्वायर। लोड का मतलब आईए, आईए का मतलब लोड, तो लोड का स्क्वायर। अब देखो दुगुना लोड हो गया, लोड कितना हो चुका है, दुगुना, तो 2 की स्क्वायर कितना होता है, 4, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो सीरीज मोटर के अंदर अगर लोड दुगुना हो जाए तो टॉर्क 4 गुना हो जाता है। ये मैंने तो चलो लिख दिया कि लोड दुगना हो गया। आपको सवाल के अंदर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि सीरीज मोटर में पहले लोड इतने 50 वाट का, सॉरी 50 वाट का आ गया, 50 किलो न्यूटन का कुछ था, उसके बाद में उसका मान 100 कर दिया, 50 से कितना कर दिया, 100 कर दिया, यानी जस्ट डबल हो गया, तो टॉर्क का मान कितना होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि यदि किसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट का मान पहले 5 एंपियर था, पहले 5 एंपियर था, अब आर्मेचर करंट का मान 15 एंपियर हो गया, अब आर्मेचर करंट का मान 15 एंपियर हो गया। देखिए, देखना साथियों, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, देखना आप। यदि किसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट, वो आपको लिखकर नहीं बताएगा आइए, वो लिखेगा आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट 5 एंपियर से 15 एंपियर हो गई, तो टॉर्क कितना होगा। ये स्पेसिफिक सीरीज मोटर के लिए बोल रहा है कि आर्मेचर करंट का मान 5 एंपियर से 15 एंपियर हो गया है, तो टॉर्क का मान क्या होगा। अब देखना साथियों, या ऐसा क्वेश्चन दे देगा, टॉर्क का मान कितना होगा यदि पहले टॉर्क 12 न्यूटन मीटर था, पहले टॉर्क 12 न्यूटन मीटर था। अब देखना साथियों, स्टूडेंट क्या क्या गलती करते हैं, मैं सारी गलतियां आपको बताता हूं ताकि आप गलती मत करो, आप गलती ना कर पाओ, इसलिए स्टूडेंटों की सारी गलतियां बताता हूं, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है तो पता है स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं कि 5 एंपियर करंट है और यहां 15 एंपियर करंट, उनको पता है कि टॉर्क समानुपाती आईए की स्क्वायर, उनको फार्मूला पता है, उनको फार्मूला ये पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये फार्मूला भी पता है। तो वो देखते हैं कि 5 एंपियर थी पहले करंट, अब 15 एंपियर हो गई, तो वो देखेंगे कि 10 बढ़ गई, पहले 5 थी अब 15 हो गई, तो करंट बढ़ चुकी है 10 एंपियर करंट बढ़ गई। फटाफट से क्या करते हैं, 10 लिखा, 10 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर कितना आया 100। वो या तो ये गलती करते हैं 100 न्यूटन मीटर कर देंगे, ऑप्शन में कहीं अगर 100 न्यूटन मीटर दिखेगा तो वो कर देंगे, अन्यथा वो क्या करेंगे 100 को 12 से गुणा करके 1200 न्यूटन मीटर कर देंगे। ऑप्शन के अंदर हो सकता है ये भी मिल जाए, तो वो अगर सवाल किया है ऑप्शन में अगर उनको ये दिख गया तो फटाक से ये ऑप्शन उसको वो सही कर देते हैं, जबकि ये गलत है। और जो ये मेरी क्लास देख रहे हैं उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसी गलती जरूर की होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप ये गलती ना कर पाओ। मतलब स्टूडेंट करते क्या है कि 5 एंपियर है और 15 एंपियर हो गई, 5 से 15 कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 का स्क्वायर किया 100, तो वो सोचते हैं टॉर्क अब 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो पहले 12 था तो 100 इंटू 12 यानी 1200 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये दिख गया तो बहुत ज्यादा वो खुश हो जाते हैं कि 1200 न्यूटन मीटर मैंने निकाला है, ऑप्शन वाले ने भी वही दिया है, तो अपना तो आंसर एकदम सही है, जबकि ये सारा गलत है। क्यों गलत है, आपको सदैव ये देखना है कि करंट में वृद्धि कितना गुना हो रही है या कमी हो रही है, तो वो कितना गुना,
गुणा के अंदर आपको निकालना है कि गुणा के अंदर वृद्धि कितनी हुई या गुणा के अंदर कमी कितनी हुई। तो आप ये देखोगे तो गुणा के अंदर वृद्धि हो रही है 3 गुना, 3 गुना वृद्धि हो रही है आर्मेचर करंट के अंदर। तो यहां पर आपको 10 नहीं रखना, यहां पर आपको 3 रखना है, यहां पर आपको 3 रखना है। कितना गुना वृद्धि हुई या कितना गुना कमी हुई, वो गुणा में जो आंकड़ा निकलेगा वो आंकड़ा यहां रखना है, न कि कोई जोड़ घटाव करके वो यहां रख दो, गलत। आपके नंबर अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव में चले जाएंगे। डीएमआरसी के अंदर, दिल्ली मेट्रो के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर वहां आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया, फार्मूला याद करके गए हो, इतना टाइम खराब किया इस फार्मूले पे और सवाल गलत कर दोगे तो कितना एक दुख भरी बात है कि आपने ऐसा किया। तो आपको देखना है हमेशा कि गुणा में वृद्धि कितनी हुई या कमी हुई, तो गुणा में कमी कितनी हुई। तो 3 गुना वृद्धि हुई, 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब